Dear students, today's new topic is classification of magnetic materials। और सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ टर्म्स की स्टडी करेंगे जो चैप्टर में बार बार यूज होंगी। तो सबसे पहली टर्म है इसमें मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी का मतलब पेनिट्रेट करना। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल टू permit the magnetic field lines of force to pass through it। तो उसको मैं लिख देता हूं। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब रिलेटिव का मतलब है दो का कंपैरिजन। तो वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी मैग्नेटिक मटेरियल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं पर यूनिट एरिया, इस कंपैरिजन को हम कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो हेडिंग डाल देता हूं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। यानी किसी मटेरियल में को जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हों, उस मटेरियल को वैक्यूम से रिप्लेस कर दिया जाए तो और कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर के रेशो को उस मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। रेशो होता है, सिंबल होता है इसका म्यू आर। म्यू सिंबल है परमिएबिलिटी का और आर फॉर रिलेटिव। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन मटेरियल पासिंग थ्रू मटेरियल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू वैक्यूम पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया से यानी म्यू आर इक्वल टू बी अपॉन बी जीरो। बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, बी से डिनोट करते हैं, और वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बी जीरो से डिनोट करेंगे। अब यहाँ से इसकी यूनिट देखी जाए तो यूनिटलेस ये हो जाएगा, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो सेम यूनिट रहेगी, तो डायमेंशनलेस भी रहेगा और यूनिटलेस भी। तो ये होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम परमिएबिलिटी के रेशियो के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टू द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। यानी इस तरह से लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू जीरो, और यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी होता है वेबर पर एम्पियर मीटर, और वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी भी बोल देते हैं, हेनरी पर मीटर। यानी शॉर्ट में इसको हेनरी पर मीटर ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने पढ़ा था कि जब कोई चार्ज Q किसी मैग्नेटिक फील्ड B में V स्पीड से 90 डिग्री पे मूव करता है तो उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड B। मूविंग चार्ज मान लेते हैं Q, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग चार्ज Q इन मैग्नेटिक फील्ड B विद वेलोसिटी V एट 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अगर चार्ज V स्पीड से
90 डिग्री पे मूव करता है तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जाता है वो होता है QVB। और यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये होता है QV क्रॉस B, यानी QVB साइन थीटा, और थीटा है यहाँ पे 90, तो इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 होके और QVB हो जाता है। तो अगर यहाँ हम Q को 1 कूलम ले लें और V को 1 मीटर पर सेकंड और थीटा को 90 डिग्री अगर ले लें तो हमारा F इक्वल टू B आ जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हो सकती है कि अगर कोई 1 कूलम चार्ज पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे मूव कर रहा हो तो उसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वही मैग्नीट्यूड उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जिसको हम टेस्ला भी बोलते हैं। और एक छोटी यूनिट भी होती है गॉस, जिसको बोलते हैं, जहां 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। यूनिट ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसको बोलते हैं हम टेस्ला। और स्मॉलर यूनिट होती है इसकी एक, जिसको बोलते हैं गॉस, जहां 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। ये पहले भी आ चुकी हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। सिंबल इसको देते हैं H। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H। हमने जब हमने टोरॉइड की स्टडी की थी तो हमने उसमें देखा था कि अगर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स की टोरॉइड में हमने I करंट फ्लो करा रखी हो तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था B इक्वल टू μ0 Ni, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I करंट। तो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज B इक्वल टू μ0 Ni, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I इसमें फ्लो होने वाली करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इस तरह से डिराइव किया गया था। इसमें n इंटू आई जो है इसी को हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं, यानी B इक्वल टू μ0 H। n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I है करंट यानी एम्पियर की यूनिट। नंबर ऑफ टर्न्स की यूनिट कुछ होती नहीं है, इसलिए H की यूनिट बन के आती है क्या, एम्पियर पर मीटर। तो यहां पर लिख देता हूं यूनिट ऑफ H इक्वल टू एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट आते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए मैं थोड़ा मतलब केयरफुल रहने की जरूरत है कि ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, और नेक्स्ट हेडिंग में बोल रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ध्यान रखेंगे। सिंबल इसका देते हैं आई फॉर इंटेंसिटी, और इसको डिफाइन करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। That is I equal to
कैपिटल एम अपॉन वी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कई बार आ चुका है, कैपिटल एम से इसको डिनोट करेंगे, वी उसका वॉल्यूम, यानी जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देते हैं किसी सोर्स के द्वारा, तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो चुका है पर यूनिट वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके। तो दूसरे तरीके से भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते थे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ को चार्ज से मल्टीप्लाई करके, और हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता था P = Q × 2L। उसी तरह से अगर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2L है और जिसके पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल m है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरह से भी निकल सकता है कि पोल स्ट्रेंथ इनटू टोटल लेंथ। तो एक तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, दूसरी तरीके से और निकाल सकते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m को मैं लिख सकता हूँ m × 2L, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे मैं यहाँ लिखा है, और उसी तरह से वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन × 2L। जिस मटेरियल को हम स्टडी कर रहे हैं उस मटेरियल का वॉल्यूम उससे क्रॉस सेक्शन एरिया को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इस डाइपोल की बात कर रहा हूँ जो डाइपोल में रखा हुआ था, तो या तो उसकी पोल स्ट्रेंथ को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करके डाइपोल मोमेंट निकाल लो, या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करके निकाल दो, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। तो 2L से 2L कट जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इस तरह से भी निकल सकती है, या फिर डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों तरह से हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या लिखें, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट। इसकी यूनिट यही हो जाएगी जो H की यूनिट थी, एम्पियर पर मीटर। कैसे बोला देखते हैं, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम दो तरह से निकाल सकते हैं। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट I फ्लो हो रही हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो, तब भी हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं I × A। और अभी अगर पोल स्ट्रेंथ और उसकी लेंथ पता हो तो उसकी टर्म में हमने निकाला था अभी स्मॉल m × 2L। तो हमें पोल स्ट्रेंथ की अगर यूनिट निकालनी है तो उस लेंथ को इधर नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा I × A/2L। I की यूनिट होती है एम्पियर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और एक लेंथ की यूनिट मीटर नीचे से आ जाएगी, तो m की यूनिट हो गई एम्पियर मीटर, और जब I की यूनिट निकालेंगे तो एम्पियर मीटर इनवर्स। देख लीजिए, तो I की बनेगी m/A, ये I है एम्पियर मीटर, और नीचे हो जाएगा एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एम्पियर मीटर इनवर्स, वही यूनिट जो H की आई थी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं। सिंबल रहेगा जाई, जाई बोलते हैं इसको, इस तरह के शेप। M फॉर मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है रेशो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I और मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ H या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। That is JIM = I/H। अब JIM की यूनिट थोड़ा ध्यान करेंगे क्या होनी चाहिए। I की यूनिट आई थी हमारी क्या, एम्पियर मीटर इनवर्स, यानी एम्पियर पर मीटर, और H की यूनिट क्या आई थी बोला, ये भी वही आई थी। इसलिए ससेप्टिबिलिटी की यूनिट कुछ भी नहीं हुई, ये यूनिट लेस हुआ।
नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू आर और ससेप्टिबिलिटी यानी जाय। इन दोनों के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। तो जब सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल नहीं था तब तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से दिखाते हैं, B0 इक्वल टू μ0H। μ0 स्टैंड फॉर वैक्यूम और एयर। लेकिन जब हम इसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं और जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें मटेरियल नहीं था वो, और एक मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल का भी ऐड हो जाता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से लिखते हैं B इक्वल टू म्यू इंटू एच। नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसमें सोलेनॉइड का वो वैक्यूम वाला भी आ गया और इसमें इस मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी ऐड होकर आ गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज दिस। चलो मैं इसको लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड in absence of magnetic material, that is in air, B0 equal to μ0H। थोड़ा इसको ध्यान देंगे। एंड magnetic field inside the solenoid when magnetic material is inside it, B equal to μH। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें सोलेनॉइड का एयर वाला मैग्नेटिक फील्ड भी है और इस मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों का ऐड होके, क्योंकि ये मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर रखे कुछ मैग्नेटाइज हो चुका है और मैग्नेटाइज हो चुका है तो इसका अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो दोनों का टोटल है ये। अब इस मटेरियल का अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अगर इंडिविजुअल इस मटेरियल का देखा जाए तो वो देख लेते हैं। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द material magnetized by solenoid, जो मटेरियल सोलेनॉइड ने मैग्नेटाइज कर दिया है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है, तो उसे हम लिखेंगे Bm इक्वल टू μ0I। आई है इस मटेरियल की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की टर्म में इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इस तरह से ये लिखा जाता है। अब इस नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू μH को इन दोनों के सम के बराबर
लिखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही ये था। तो नेक्स्ट मैं इसको लिख देता हूँ, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। B इक्वल टू B0 प्लस BM, B की वैल्यू थी म्यू H, B0 की वैल्यू थी म्यू 0H और BM की वैल्यू थी म्यू 0I। तो राइट साइड में म्यू 0H कॉमन ले लेते हैं, जिससे यहाँ आ जाएगा 1 प्लस I अपॉन H। H से H कैंसिल हो गया, म्यू 0 को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, म्यू अपॉन म्यू 0, और राइट साइड में क्या आ जाता है 1 प्लस I अपॉन H को हम अभी पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाइम, और म्यू अपॉन म्यू 0 स्टार्टिंग में ही हमने इसको पढ़ा था कि ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो देयरफॉर म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जाई एम इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। आगे चैप्टर का जैसे नाम है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, इस रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बेस पे ही डिफरेंट मटेरियल की स्टडी की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है इसको। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।